हेलो फ्रेंड्स, आपका था लर्निंग पे एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो लेखपाल सुपर टेट और यूपीपी के लिए जो साइंस का जो रिवीजन चल रहा है, सुपर फास्ट रिवीजन, आज का जो हमारा क्लास है ये पार्ट 7 है। ठीक है, और हम इसमें अच्छे अच्छे काफ़ी क्वेश्चन साइंस के हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने का 1000 प्रश्न इसमें हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आप हमारी वीडियो पूरी देखिएगा। और उसके साथ साथ आपने अगर हमारा पूरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में इसके पहले के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा आज जो क्वेश्चन है 201 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हम 200 नंबर क्वेश्चन को आज क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, 200 नंबर 1 क्वेश्चन है आज 201। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है श्यानता, ऑप्शन बी बायल का नियम, ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल एंड ऑप्शन डी है पृष्ठ तनाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर जो बाल पेन होता है काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण पूछ रहा है इसमें। तो इसमें 202 नंबर क्वेश्चन है इसका, है ना। तो ऑप्शन ए इसमें है घर्षण बल, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल एंड ऑप्शन सी है गुरुत्वीय बल एंड ऑप्शन डी जो है शयान बल है। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। देखिए, अपकेंद्रीय बल में क्या होता है, इसमें जो बल होता है ना केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ठीक है, केंद्र से कहाँ होता है? बाहर की ओर होता है अब केंद्रीय बल में। ठीक, तो इस यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध को मथने से क्रीम को अलग करने क्या कर होता है? अपकेंद्रीय बल, यानी केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है। और एक होता है आपका अभिकेंद्रीय बल, उसमें क्या होता है? अभिकेंद्रीय में उसमें क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा, बाहर से केंद्र की ओर बल लगेगा उसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाहर से केंद्र की ओर बल लगेगा उसमें। ठीक है, उसे कौन सा बल कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो यहाँ से दो बल से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक अपकेंद्रीय बल से और एक अभिकेंद्रीय बल से। तो अभिकेंद्रीय बल बाहर से केंद्र की ओर होता है और अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर होता है। अपकेंद्रीय बल का एक जो आपका दूध को मथने से क्रीम को अलग करने का एक उदाहरण है, और एक दूसरा उदाहरण ये है जो कपड़ा धोने वाली मशीन होती है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस पर भी ये अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 203 है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, क्या कहेंगे? पवन कहते हैं, या फिर वायु का धारा, वायु प्रक्षोभ, या वायु गतिशीलता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग भी जल्दी जल्दी इसका आंसर देते रहिए। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वायु प्रक्षोभ, ऑप्शन सी। ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 204 क्या है? जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तब जी यानी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए है यथावत रहता है, या घटता है, या बढ़ता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सपोज करिए ये ग्लोब है, ये आपका भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ये। ठीक, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, अब ये बताइए, अगर आप भूमध्य रेखा से आप नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं, जब भूमध्य रेखा से आप नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे तो उसमें जो जी की वैल्यू होती है उसमें क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। ठीक है, बढ़ेगी। ठीक, जो जी का जो इसमें ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है बढ़ता है, यानी अधिकतम होता है। अगर हम ये बात करें तो जी की जो वैल्यू होती है भूमध्य रेखा पे कितनी होती है? तो न्यूनतम होती है ये। ठीक, अगर हम ये बोले कि जब हम जमीन यानी भूमि के यानी पृथ्वी के जब हम नीचे जाते हैं तब वहां पे जी की वैल्यू क्या होती है? घटती है, यानी कम होती है। ठीक,
वो कम होती है, और जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो बढ़ेगी, नीचे जाएंगे तो घटेगी, और भूमध्य रेखा पर रहेंगे तो यह बिल्कुल न्यूनतम यानी शून्य के कैटेगरी में रहती है, शून्य रहती है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहां पर होता है? देखिए यही अब तो आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया जो हमने अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन को व्याख्या किया था। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या धरातल? तो इसका आपने आंसर भी दे दिया होगा अभी तक, ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव। ठीक बात, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम रहती है, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है कि अपरिमित हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाता है। देखिए अब जल में अगर हम जो पृष्ठ तनाव, जो जल में अगर हम डिटर्जेंट को डालते हैं तो ये क्या करते हैं, जल के पृष्ठ तनाव क्या करेंगे, ये घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए जब आप कपड़ा धुलते हैं जल में और डिटर्जेंट को मिलाते हैं तो जल का आपको पता है जो पृष्ठ तनाव होता है अधिक होता है। तो जैसे ही हम इसमें डिटर्जेंट या साबुन मिलाते हैं तो जल के ये पृष्ठ तनाव को घटाते हैं, और जब पृष्ठ तनाव जब कम होता है जल का तो जल कपड़े के अंदर घुस करके उसकी मैल को निकालता है, कपड़े के मैल को, जिससे जो कपड़ा होता है चमकने यानी साफ हो जाता है। ठीक, तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव उसका घटेगा जब हम उसमें डिटर्जेंट को मिलाते हैं। तो अब यार और एक बात और याद रखिएगा आप, अगर जैसे मान लीजिए किसी भी द्रव को अगर आप उसको गर्म कर दें, टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव घटेगा, जिसमें से जल का भी घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या होता है? असंजक बल का अभाव होता है, या पृष्ठ तनाव होता है, या आपस में मिल नहीं सकते, या फिर तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है? तो इसमें अगर आपको सही आंसर करना हो तो किसको आप सही आंसर टिक करेंगे? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें असंजक बल का अभाव होता है। देखिए एक होता है आपका ससंजक बल, ठीक है, एक होता है आपका ससंजक बल और दूसरा जो हो जाएगा आपका असंजक बल, असंजक बल। देखिए पहले हम ससंजक बल को समझते हैं, उसको हम इसको समझेंगे असंजक बल को। ससंजक बल ये ठोस में होता है, ठीक है, ठोस के कण आपस में चिपके रहते हैं, किस बल के कारण? ससंजक बल के कारण। ठीक, लेकिन अगर हम असंजक बल की बात करें तो असंजक बल वस्तुओं, भिन्न भिन्न वस्तुओं में पाया जाता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं में लगने के कारण हम इसको असंजक बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम असंजक बल की बात करें, सपोज करिए ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास में पानी है ना, तो ये जो पानी यानी जो जल है, अगर जल का मान अधिकतम होगा, ठीक है, जल का मान अधिकतम होगा दूसरे वस्तु की अपेक्षा, तो क्या होगा, उसमें का जो असंजक बल अगर अधिक है तो वो किसी भी वस्तु को क्या करेगा, भिगो देगा। ठीक, अगर जल का जो असंजक बल का मान है, असंजक बल की जो वैल्यू है कम होती है तो वो वस्तु को भिगो नहीं पाएगी, यानी कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव उस वस्तु पे चिपकेगा नहीं। मान लीजिए जैसे अगर हम व्हाइट बोर्ड को लें और व्हाइट बोर्ड पे अगर हम मार्कर से लिखते हैं, अगर जो मार्कर में जो इंक है, अगर इंक का असंजक बल का मान अधिक नहीं है, कम है, तो जो हम लिखेंगे व्हाइट बोर्ड पे तो हमारा मार्कर उस पे चलेगा नहीं, जो इंक है वो क्या होगा, इस पे चिपकेगा नहीं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक, तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो द्रव है जिसमें इंक है, इंक का जो असंजक बल का मान है अधिक है, और इसीलिए वो बोर्ड पे वो इंक क्या होता है, चिपकता है, और ये मार्कर क्या होगा, चलेगा उस पे। ठीक है, तो एक इसका रीजन हुआ। अगर हम देखें ससंजक बल को, तो ससंजक बल बस याद रखिएगा वो किसमें होता है, ठोसों में होता है। जैसे मान लीजिए कोई ठोस है और ठोस में जो कण होते हैं इसके आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके रहते हैं ये, और इसी के कारण जो ठोस का एक आकार आकृति निश्चित हो पाता है। ठीक, जो इसके जो कण है बिल्कुल एक दूसरे को ससंजक बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करके चिपके रहते हैं। लेकिन ससंजक बल द्रव में नहीं पाया जाता और गैस में नहीं होता।
असंजक बल किसमें होता है? द्रव में होता है। क्लियर। यहां से अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारा कांच को नहीं भिगोता है, क्यों? ठीक है, अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन पूछते हैं पारा कांच को नहीं भिगोता है, क्यों? क्योंकि पारा क्या है? एक द्रव है। पारा एक ऐसा द्रव जो धातु को द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक, तो पारा कांच को नहीं भिगोने का रीजन ये है क्योंकि जो पारे का जो असंजक बल का जो मान है वो कम होता है, और जब असंजक बल का मान कम होगा तब वो किसी भी दूसरी वस्तु को भिगो नहीं पाएगा या फिर कोई भी द्रव की दूसरी वस्तु पे नहीं चिपकेगा। ठीक, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। तो उम्मीद करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, और इससे अगर आपसे सामने फिर से कोई क्वेश्चन आया उसको आप टैकल कर ले जाएंगे, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 208 पे। निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व का माप है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए। वेग, त्वरण, द्रव्यमान या भार, किसके बारे में पूछ रहे हैं? ये जड़त्व के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ठीक, जो जड़त्व होता है किसका माप है? द्रव्यमान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भार की इकाई नहीं है? पौंड, ग्राम, किलोग्राम या डाइन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइन। ठीक है, बाकी जो आपको ए बी सी में दिखाई दे रहा है ये तीनों भार की इकाई। अच्छा एक बात बताइए, डाइन किसका मात्रक है? किसकी इकाई है? बल का। ठीक बात। चलिए, पदार्थों की तरंगे किस प्रकार की होती हैं? द्विब्रागली तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर अनुप्रस्थ तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द्विब्रागली तरंगे। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते रहिए। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब के कारण या निम्न घनत्व के कारण या निम्न श्यानता के कारण या फिर निम्न तापमान के कारण? तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से, सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है, निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हुए प्रतीत होते हैं, तैरते हैं या तैरते दिखाई देते हैं। ठीक है, 212 में देखते हैं हम। 212 में क्या है? अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ग्राम में, किलोग्राम में या प्रतिशत में या फिर अनुपात में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रतिशत में, ऑप्शन सी। अपेक्षित आर्द्रता को हम प्रतिशत में काउंट करते हैं या मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, 213 नंबर में देखिए पूछा 1 माइक्रोन बराबर है कितना? 10⁻⁻9 मीटर, 9 मीटर या 10⁻⁻12 मीटर या फिर 10⁻⁻8 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर? तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻9 मिलीमीटर या फिर 10⁻⁻9 मिलीमीटर या फिर 10⁻⁻9 सेंटीमीटर या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका होगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको बात करूं तो ये जो दिया हुआ है इसके वैल्यू ये सेंटीमीटर में पूछा हुआ है, ये नैनोमीटर किसके बराबर है? तो इस तरीके से आपका ये सही होगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वेश्चन 215 पे आते हैं। एक समान गति वाला पिंड पूछ रहे हैं, ये एक समान गति वाला पिंड क्या होगा? ऑप्शन ए, त्वरित नहीं होता है या फिर त्वरित हो सकता है या हमेशा त्वरित होता है या फिर एक समान वेग होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा त्वरित नहीं होता।
जैसे मान लीजिए अगर कोई भी पिंड है, ठीक, ये समान गति से मान लीजिए गिर रहा है या समान गति से ये उसमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक, बिल्कुल समान, तो उसमें क्या होगा अगर इसमें कोई भी त्वरित यानी उसमें कोई परिवर्तन ना हो। जैसे त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है वो कहलाता है त्वरण। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर वो उसमें मोशन हो रहा, मूवमेंट हो रहा है और उसके गति में बिल्कुल कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, उसमें कोई त्वरण ही नहीं उत्पन्न हो रहा, तो वो क्या होगा, वो त्वरित ही नहीं होगा, यानी वो स्थिर रहेगी वस्तु, ठीक। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, त्वरित नहीं होता है कोई भी पिंड अगर एक समान गति से अगर वो आगे बढ़ता है तो। क्लियर बात। चलिए 216 देखिए, इसको देखते हैं हम। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता, या बुरादा उष्मा का कुचालक है, या फिर बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बी में दिखाई दे रहा है कि बुरादा उष्मा का कुचालक है। जब उष्मा का ये कुचालक होगा तो उसकी जो बर्फ की जो उष्मा क्या होगी, बाहर जाएगी नहीं, तो बर्फ क्या होगा, पिघलेगा नहीं, ठीक। आगे चलिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 217 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इसको उलट फेर करके, है ना। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, जेट होगा या फिर हेलीकॉप्टर या रॉकेट या विमान। इजी क्वेश्चन भी है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये क्या होगा, रॉकेट होगा। 218 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखिए हम जो व्याख्या में किए थे, अभी आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल गया देखने को। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपोहन, विसरण, या फिर उत्क्रम परासरण, या जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है अपकेंद्रीयकरण। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अपकेंद्रीय बल के कारण यानी अपकेंद्रीयकरण होता है कपड़े की, जिस पे मशीन सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक है। 219 में देखते हैं हम, त्वरण क्या है? बल का व्युत्क्रमानुपाती, या मात्रा का समानुपाती, या बल का समानुपाती, या फिर मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती। त्वरण क्या है? जैसे मान लीजिए कोई वेग होता है किसी वस्तु का, उस वेग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उस वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं त्वरण, ठीक, उसे क्या कहते हैं, त्वरण। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या ये बल के व्युत्क्रमानुपाती काम करता है, या फिर मात्रा के समानुपाती होता है, या फिर बल के समानुपाती होता है, या फिर मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन का सही हो जाएगा बल का समानुपाती। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, हम इस पे क्या कर, इसको हम फोर्स लगा रहे हैं बाहर से। जब वस्तु को हम बाहर से फोर्स लगाएंगे तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ आ गई मोशन करके। अब जब वस्तु यहाँ से मोशन करके आई है तो इसके गति में यानी इसके मूवमेंट में जो परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है, बल के समानुपाती हुआ है, समझ रहे हैं। और वो जो समानुपाती रूप में जो परिवर्तन हुआ है वो हमारा क्या था, वो हमारा त्वरण था, त्वरण, याद रखिएगा त्वरण, ठीक। क्या होता है त्वरण? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? न्यूटन सेकेंड, या जूल सेकेंड, या फिर अर्ग सेकेंड, या पास्कल सेकेंड। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़िए, और हमारा अगला क्वेश्चन है 221 यानी 221, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? माइकल फैराडे, मार्कोनी, या फिर जेम्स वाट, या आइजक न्यूटन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आइजक न्यूटन, ठीक। अगर ये क्वेश्चन जिससे गलत हो रहा हो या फिर हो गया हो तो याद रखिएगा वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि आप ये इजी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम सब जानते हैं किसने दिया है, आइजक न्यूटन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 222 क्या है? 222 में
निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा या सदिश मात्रक नहीं है? आवेग, विस्थापन, बल आघूर्ण या गति। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गति। गति ये सदिश नहीं है, ये आपका अदिश होगा। कैसे होगा अदिश अभी आपको हम समझाते हैं। देखिए, अगर हम सदिश की बात करें, सदिश राशि की, तो सदिश में क्या होता है? सदिश में आपका दिशा, ठीक, और परिमाण, ठीक, दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होता है। मतलब अगर कोई वस्तु आगे बढ़ रही है तो एक निश्चित दिशा उसकी फिक्स होनी चाहिए, तो इससे हम कहेंगे सदिश राशि, ठीक। लेकिन अदिश में क्या होगा? जो आपका अदिश राशि होती है ना, अदिश राशि होती है, उसमें क्या होता है? उसमें दिशा, ये जो दिया हुआ है दिशा निश्चित नहीं होता। परिमाण तो उसमें होता है बट दिशा निश्चित नहीं होता, ठीक बात। लेकिन सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो जो गति है, गति यानी मोशन कर रहा है, तो इसका कोई निश्चित दिशा नहीं है, किधर मोशन करे, कोई वस्तु किधर मूवमेंट करेगा, तो इसलिए ये आपका अदिश राशि है गति, है ना। अगर हम आवेग की बात करें तो आवेग क्या होता है? आवेग, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे बहुत थोड़े समय के लिए बल लगा, और इस बल के कारण अगर वस्तु में कोई परिवर्तन होता है, इसे गति में परिवर्तन होता है, तो उस थोड़े से वस्तु पे ये बल लगने का जो समय है, जो समय का जो अंतराल है, ये समय अंतराल और बल, इन दोनों का गुणनफल होता है, तो ये कहलाएगा आपका आवेग। जैसे आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल, ठीक है। ठीक, आवेग बराबर क्या होगा? बल गुणे समय अंतराल, ठीक है। तो यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे हम। अच्छा, इसमें ऑप्शन में तो इंपॉर्टेंट और है, देख ले इसको भी। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन जैसे मान लीजिए अब ये आपका बिंदु ए हो गया, ठीक, ये आपका बिंदु बी हो गया, है ना। तो आप इसको आरंभिक अपनी अवस्था मान लीजिए ए को, और बिंदु बी को क्या है? बिंदु बी को आप जो बाद की अवस्था है इसको मान लीजिए। तो आप अगर मान लीजिए बिंदु ए से आपने बिंदु बी तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो तय किया, ठीक है। तो अब बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में ये जो आपने दूरी तय किया है, यही आपका कहलाता है विस्थापन। और विस्थापन क्या है? ये सदिश राशि होता है। क्यों होता है सदिश राशि? क्योंकि इसमें जो दूरी है इसकी निश्चित है, नहीं, दिशा इसकी निश्चित है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर विस्थापन सदिश राशि है तो दूरी क्या है? दूरी के कौन से प्रकार की राशि? सदिश होगी कि अदिश होगी? जो दूरी है ये होती है अदिश। क्यों होती है? क्योंकि दूरी में क्या होता है? दूरी में जो इसकी दिशा है वो निश्चित नहीं होती है, ठीक है। लेकिन विस्थापन में दिशा ये क्या होती है? निश्चित होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, वाट, फैराड या फिर हर्ट्ज? तो ये हो जाएगा आपका हर्ट्ज, ठीक बात। चलिए 224 यानी 224 में क्या है? साबुन का बुलबुला डैश के कारण गोलाकार होता है। किसके कारण होगा? जड़त्व के कारण, या दाब, पृष्ठ नाव, या सयांता। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव, ठीक है। 225 देखते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, या मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड प्रति मीटर, या सेकेंड प्रति वर्ग मीटर? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ठीक है। चलिए कुहासा निम्न में से किसके कारण बनता है? सूखी बर्फ के कारण, या निम्न तापमान बर्फ, या फिर निम्न तापमान पर जलवाष्प, या फिर ठोस रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निम्न तापमान पर जलवाष्प। ये जो बनता है कुहासा होता है, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन पर आते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 227। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे, क्या होता है कारण? उष्मा प्रदान करते हैं, या फिर उष्मा का विकिरण नहीं करते, या वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, या शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए फटाफट। 228 क्वेश्चन नंबर है, मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेघाच्छादन मतलब अगर बादल वाली रात, यानी जैसे मौसम का अगर खराब है, ठीक है, क्लियर नहीं है मौसम, तो वो जो रात होती है निर्मल रात की अपेक्षा, यानी जब मौसम साफ सुथरा हो, आकाश में बादल ना हो, तो वो कह रहे हैं कि जो मेघाच्छादन वाली जो रात होती है उसकी निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, क्यों? इसका कारण पूछ रहे हैं। तो चालन के कारण, या द्रवण, या विकिरण, या सूर्यातप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यातप। ठीक है, जैसे देखिए जब मौसम साफ होता है ना, यानी जब मौसम स्वच्छ होता है, कोई बादल नहीं होते, तो विकिरण के कारण जैसे जो रिफ्लेक्शन होता है जब सूर्य से, यानी जब सनलाइट आती है पृथ्वी पे और वो रिफ्लेक्ट करती है, तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से जो सनलाइट है जो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती है। ठीक, लेकिन जैसे ही जब बादल होता है तो जो रिफ्लेक्शन है लाइट, सनलाइट का, वो पूरी तरीके से हो नहीं पाता, जिसके कारण जो वायुमंडल होता है वो गर्म होता है, और इसीलिए हमें गर्मी का आभास होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? विकिरण। अब 229 पे चलते हैं हम। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, या फिर उष्मा की तीव्रता के लिए, या ध्वनि की तीव्रता के लिए, या फिर रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि की तीव्रता के लिए। ठीक है, चलिए 230 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 230। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी से, या गर्म पानी से, भाप से, या पिघलती हुई प्लावी बर्फ से। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा भाप से, क्योंकि भाप की जो गुप्त उष्मा होती है अधिक होती है, और इसीलिए हम अगर भाप से जलते हैं तो बहुत तेज जलन होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा 230 नंबर ये क्वेश्चन है, और हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला करके प्रैक्टिस कराएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि उनके लिए भी जो वीडियो है ये हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, तो हम आपको ऐसे ही और क्वेश्चन लाएंगे आपके सामने, और फिर आपसे हम ऐसे क्वेश्चन के साथ कल मिलेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है, हमारी जो वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद।